नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक़्त मैं हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में जाकर के ज़मीन पर क्या है चुनावी मिजाज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज देर शाम होते-होते मुझे बड़ा झटका लगा। बड़ा झटका ये लगा कि अब हरियाणा का चुनाव, जहाँ पर पहले कभी मैंने सुना नहीं था ऐसा, हो सकता है हुआ हो लेकिन मेरी जानकारी में नहीं। हरियाणा का चुनाव खूनी हो चला है। कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले पर दिन दहाड़े अटैक होता है, फायरिंग होती है, गोलियां लगती हैं, समर्थक अस्पताल में एडमिट होते हैं। सिर्फ एक घटना की बात नहीं करेंगे। एक प्रत्याशी के सामने एक मतदाता, युवा मतदाता सवाल पूछता है। उसके हाथ में माइक आता है तो सवालों की झड़ी लगा देता है। उसको भाजपा के समर्थक प्रत्याशी के लोग सभा स्थल से बाहर कर देते हैं। ये हालात किधर जा रहे हैं? क्या हरियाणा के चुनाव में पहली बार ये हालात पैदा हो जाएँगे कि चुनाव को या चुनावी नतीजों को हम संदेह की नज़र से देखेंगे? ये विषय समझने वाला है, क्योंकि हरियाणा में मेरी जानकारी में ऐसे चुनाव होते नहीं हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, जो हरियाणा के मिजाज को और हरियाणा की सियासत को बड़े बेहतर ढंग से समझते हैं। जोड़िए कंट्रोल रूम, दोनों मेरे मेहमानों को जोड़िए। हमारे साथ बलवंत तक्षक जी हैं, जिनको मैं पहले भी इंट्रोड्यूस किया हूँ कि हरियाणा की पत्रकारिता के जो कहें स्तंभ, तो स्तंभ में से एक हैं बलवंत तक्षक जी। और जगदीप सिंह सिंधु हमारे साथ हैं। सिंधु जी हमारे न्यूज़ लॉन्चर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले बलवंत तक्षक साहब के पास चलूँगा। सर, ये क्या हो रहा है? आपने तो हरियाणा की सियासत को दशकों तक देखा है, लगातार देखा है। कभी ऐसा देखा था चुनाव में खूनी खेल? नहीं आशीष जी, ये पहली घटना है जब चुनाव प्रचार जोरों पर है, हुँ। उम्मीदवार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। ऐसे समय में जब कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कालका से पहले भी विधायक रह चुके हैं, अपने काफिले के साथ किसी गांव में प्रचार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने अपनी गाड़ी रोकी और वीडियो बनाने लगे, तो 3 हुँ। मोटरसाइकिल सवार अचानक आए। उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां दागी और ड्राइविंग सीट पे जो गोल्डी नाम के एक युवक बैठे थे, उनको गोली हुँ। लगी। 3 गोलियां लगी, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। एक गोली अभी भी उनके शरीर में है। डॉक्टर ऑपरेशन कब करेंगे, कब वो गोली निकालेंगे, ये हुँ। आगे की बात है। लेकिन फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, जख्मी है। और इसके अलावा उस गाड़ी में जो 5 लोग सवार थे, गोल्डी के अलावा 4 जो अलग लोग सवार थे, उनमें से एक व्यक्ति के, युवक के हाथ में भी गोली लगी है। 3 लोग जो थे वो बच गए, लेकिन हमलावर हमेशा की तरह पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए। पुलिस मौके हुँ। पर पहुंची और दावा भी किया कि अपराधी बचेंगे नहीं, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो गोलीबारी की घटना है, वो मतदाताओं में एक दहशत पैदा करने की कोशिश है। और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, जो पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, वो जैसे ही उनको घटना की सूचना मिली, वो घायल से गोल्डी से मिलने के लिए अस्पताल गए और उन्होंने ये मांग की है कि पुलिस को हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और चुनाव के मौके पर जब हथियार जमा करा दिए जाते हैं और अगर कोई नहीं जमा कराता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। ऐसी हुँ। सूरत में ये कौन लोग हैं जो चुनावी इलाके में हथियार लेकर घूम रहे हैं, सरेआम गोलियां चला रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं और आसानी से निकल भागने में भी कामयाब हो रहे हैं। तो उनका ये मानना था कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए बंदोबस्त करने चाहिए। अब देखते हैं कि कालका की इस घटना को क्या रंग मिलता है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि वो काफिले में शामिल नहीं था, जबकि प्रदीप चौधरी का कहना है कि वो हमारे काफिले के साथ था और जख्मी होने की सूचना मिलने पर मैं अस्पताल में मिलने गया। तो कालका हुँ। जो है, हिमाचल के साथ लगता हुआ हरियाणा का हल्का सा पहाड़ी क्षेत्र है, एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहां से हुँ।
पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी जो अम्बाला नगर निगम की मेयर हैं और उन्होंने अम्बाला नगर निगम मेयर के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को हराया था। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गई और उनको पार्टी ने टिकट दे दिया। उनके बेटे कार्तिक शर्मा और उनके पति विनोद शर्मा शक्ति रानी शर्मा जी की जीत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जो है वो अपनी सीट पर दोबारा कब्जा बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान अपराधियों की गोली से जो माहौल दहशत का पैदा करने की कोशिश है, उसको देखते हैं अब पुलिस किस तरह से अपराधियों को पकड़ती है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या कदम उठाती है। तक्षक साहब, हम अगले सवाल में हम चलेंगे वहां पर जहां पर सवाल पूछने वाले मतदाता को, युवा को भेज दिया गया बाहर उठा करके सभा स्थल से। लेकिन इस जो घटना हुई है जो प्रदीप चौधरी के काफिले में, उस पर एक सवाल बनता है। हम हरियाणा में घूम रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, रास्ते में हमारी गाड़ियां भी चेक होती हैं, डिग्गी चेक होती है, फोटो खींचा जाता है, सब कुछ होता है। और हमको भी लगता है कि चलो कम से कम पुलिस इतना एक्टिव है, होना भी चाहिए, बाकायदे होना चाहिए, चाहे हम हो कोई भी होना चाहिए। जबकि हम लोग पत्रकार हैं, गाड़ी पर लिखा है और सब कुछ सामने है। ये आपने कहा असलहे जमा करवा लिए गए हैं, करवाए जाते हैं। ये अब जो है अवैध असलहे होंगे, पक्का अवैध होंगे। क्या ये कांग्रेस के प्रत्याशियों को, जैसा माहौल है, बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में एंट्री नहीं मिल रही है? ये जी। खबरें तो आपके ही जरिए हम तक भी आ रही हैं, सिंधु जी के जरिए हम तक आ रही हैं। भाजपा के सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं, क्या उनको दहशत में डालने की कोई एक ये छिपी हुई साजिश हो सकती है? क्या ऐसा लगता है आप? मैं आशीष जी आपको एक पुरानी घटना का हवाला देना चाहूंगा कि रोहतक में जो भाजपा के उम्मीदवार है इस समय मनीष ग्रोवर साहब जो खट्टर सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हुँ, रोहतक के एसपी को धमकाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 8 तारीख तक का समय है, चुनाव परिणाम हुँ, आने तक का समय है, इसके बाद हम आपको देख लेंगे। तो हुँ, क्या भाजपा के उम्मीदवार पुलिस को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं? एसपी की तरफ हुँ, से चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई, जवाब भी माँगा गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं समझता हुँ, हूँ कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में सख्ती से काम लेना चाहिए कि कोई उम्मीदवार किसी जिले के पुलिस अधीक्षक को किस तरह से धमका सकता है। क्या अधिकार है उसको एसपी का धमकाने का? अगर कोई जानकारी माँगी गई है तो वो जानकारी दे दें, अगर एसपी की गलती है तो वो भी शिकायत कर सकते हैं डीजीपी से। लेकिन एसपी हुँ, को धमकाने का अर्थ ये है कि अपने इलाके के मतदाताओं को ये दिखाना कि हमें पुलिस का कोई भय नहीं है, हम किसी को भी धमका सकते हैं। यानी कि हाँ, सत्तारूढ़ दल का कोई उम्मीदवार अगर किसी पुलिस के अफसर को धमकाता है, तो निश्चित तौर पे वो मतदाताओं पर एक प्रभाव डालने की कोशिश है। दूसरा जो हमारे पास हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब का एक प्रेस नोट आया था जिसमें उन्होंने कहा था हमने 58 हथियार जब्त किए हैं और 1080 के आसपास लाइसेंसी हथियार रद्द कर दिए गए हैं। तो जाहिर है कि जो कालका में घटना घटी है वो अवैध हथियार होंगे और हुँ, जब जगह-जगह पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है कि कोई नशा ना जा सके, कोई पैसा ना जा सके, कोई हथियार लेके ना घूम सके, इसके बावजूद ऐसी घटना हुई है, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? यानी कि प्रदीप चौधरी राजनीति के थोड़े पहले इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे, बाद में वो कांग्रेस में आ गए, विधायक बन गए। लेकिन ये एक कोशिश हो सकती है कि काफ़िले पर हमला करने का मतलब है आप दहशत के साए में हैं और आपको बच हुँ। नेटवर्क में फिर जब यहाँ पर काफ़िले में दिक्कत है, तो नेटवर्क में दिक्कत हो जाए तो कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक तो बड़ा मैं महत्वपूर्ण विषय भी अब मनीष ग्रोवर का तक्षक साहब ने उठाया। पुलिस कप्तान को, जिले के कप्तान को धमकी देने वाले को प्रत्याशी बनाया गया। अब बताइए चुनाव कैसे फ्री एंड फेयर होंगे? राजीव कुमार जी, शायरी से अगर फुर्सत मिले तो जवाब दीजिए, हरियाणा के लोग आपका जवाब सुनना चाहते हैं। कप्तान को धमकाने वाला प्रत्याशी है भाजपा का, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? जगदीप सिंह सिंधु के पास में चलूंगा। सिंधु साहब, मैंने दूसरा सवाल जो कहा था शुरुआत में ही, अभय सिंह यादव प्रत्याशी हैं, मंत्री रहे, साहब एक सभा कर रहे थे
और एक युवा के हाथ में माइक आ गया, सिंधु साहब। उस युवा ने उधेड़ के रख दिया। उसने कहा कि 10 साल में, मैं कोट अनकोट में बताना चाहता हूं, 10 साल में जो तस्वीर थी, वो तस्वीर विधानसभा की बदली ही नहीं। आपने किया क्या? पहला। दूसरा सवाल किया कि आपने जो रोजगार की बात है, रोजगार को लेकर के, कि आप कहते हो कि कांग्रेस भलती रोको गैंग है। बड़ा लॉजिकल सवाल किया। मैं चाहता हूं यूथ ऐसे लॉजिक में विश्वास करे, तर्क में विश्वास करे। आप कांग्रेस को भलती रोको गैंग कहते हो, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हो, राज्य में आप हो, अगर आप फिर भी भर्ती नहीं करवा सकते हो, तो आपको वोट देने का मतलब फिर क्या रहा? इस जब ये सवाल किया युवक ने, तो वहां पर तालियां गूंज गई। और जब तालियां गूंजी, तो उसके बाद फिर महेंद्रगढ़ की बात आ गई कि 10 साल में महेंद्रगढ़ में आपने क्या किया? बीजेपी सरकार ने हरियाणा में नौकरियों में ओबीसी वालों का कोटा खत्म कर दिया। जब धड़ाधड़ सवाल हुए, तो अभय सिंह तो सुनते रहे थोड़ी देर तक, लेकिन उतने में ही शायद कहीं से इशारा हुआ, समर्थक आए, माइक छीना और सभा स्थल से उस युवक को बाहर कर दिया। अब सवाल ये है कि पंचकूला में प्रत्याशी नहीं सुरक्षित, अहिरवाल में मतदाता नहीं सुरक्षित, तो चुनाव होंगे तो कैसे होंगे और फ्री एंड फेयर कैसे होंगे? आशीष जी, हरियाणा में जो चुनाव की स्थिति है और जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं और जो ये जानकारियां सामने आ रही हैं, जो ये खबरें आ रही हैं, इनसे स्पष्ट हो रहा है कि जो चुनाव आयोग जिस तरह के दावे करता था, और आपने अभी सुना होगा 1-2 दिन पहले ही कि ये सामने आया है कि देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है, किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन होंगे जब एक स्टेट के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहे। हम्म। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपाता हुआ किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझ रहा। दूसरी बात, अब अगर मतदाता किसी भी प्रत्याशी से अपने क्षेत्र में, क्योंकि प्रत्याशी जाके उनसे वोट की गुहार करते हैं, वोट देने के लिए उनसे मांग करते हैं, तो ये मांग मतदाता की भी है कि वो सवाल करने का अधिकार रखते हैं हम्म। और वो पूछते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि आपको अगर हम वोट देंगे तो आप क्या करेंगे, या उनकी जो पहले की जो परफॉर्मेंस है उस पे भी वो बात करना चाहते हैं कि हमने आप पे विश्वास जताया था, हमने आप पे भरोसा जताया था, आपके पक्ष में वोट दिया था और हुआ क्या। ये सहज सवाल हैं जो मतदाताओं के हैं और जो युवा वर्ग के हैं। महिलाएं अगर सामने नहीं आ पाती हैं ऐसी सभाओं में तो वो अलग बात है, लेकिन अगर महिलाओं के सवाल भी अगर वहां उठने लगे तो मुझे लगता है कि ये सभा और ये सभा में जो भी प्रत्याशी जा रहे हैं उनके लिए बड़ी विकट स्थिति हो सकती है। अब रही बात समर्थकों की, सवाल है लेकिन शालीनता नहीं है वहां जो प्रत्याशी की तरफ से आनी चाहिए, उसके समर्थकों की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि इतना असहिष्णु हो गए हैं ये लोग और अपने अहंकार में इतना डूबे हुए हैं कि इनको लगता है कि कोई सवाल अगर पूछेगा तो ये उसका अधिकार भी छीनना चाहते हैं। ये किसी को भी सवाल के लिए, माफ कीजिएगा मेरा गला आज थोड़ा खराब है, तो ये किसी भी ऐसे मतदाता को वो स्थान नहीं देना चाहते, वो अधिकार नहीं देना चाहते, ये इससे स्पष्ट होता है। वो मतदान में उनका वोट तो चाहते हैं, लेकिन अगर वो सवाल करेगा, अपने मतदान के लिए पूछेगा कि उसका सदुपयोग कैसे किया आपने, तो उसके लिए उसको कोई जवाब लेने का हक नहीं है। ये इसका स्पष्ट संदेश है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की इस संस्कृति को बना रही है प्रदेश में, या उन्होंने पहले बनाई थी, ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत घातक संकेत है, क्योंकि मतदाता को अधिकार है अपने सवाल पूछने का अपने जनप्रतिनिधि से। और देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे, प्रतिनिधि होंगे, उनके रिपोर्ट कार्ड हर साल के
उन्होंने क्या प्रगति की, वो जारी किए जाएंगे, बताया जाएगा जनता को। लेकिन क्या आज तक हुआ? अब जब जनता या मतदाता अपने सवाल पूछने लगी है, तो उसको भी ये रोकना चाहते हैं। ये मैं फिर कहता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ये सीधा-सीधा दिखाता है कि उनमें साहस की कमी है, और जब साहस की कमी होगी, तो नीति निर्माण नहीं हो पाते, ये भी तय है। तो ये नहीं, जिस तरह की चीज सिद्धू साहब, मैं एक बात कहूँगा, आपने कहा कि इस साल का रिपोर्ट कार्ड, तो प्रधानमंत्री भी एक सांसद ही हैं। उन्होंने 2014 से अब तक वाराणसी का कितनी बार सालाना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है? बड़ा सवाल ये है। मैं तक्षक साहब के पास चलूँगा, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन है। सर, हम लोग हमेशा बतौर पत्रकार या जो भी सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है, जब जनता अपने नेता से सवाल करती है। बाकी 5 साल तो कर नहीं पाती। 5 साल तो हम याचक हो जाते हैं, वो मालिक हो जाते हैं। एक बार 5 साल में वो याचक होते हैं और हम मालिक होते हैं। क्या वो मौका भी हरियाणा में हट गया, निकल गया है? अब याचक वो नहीं है, वो मालिक बन के आ रहे हैं। अगर हमारा सवाल उनको नहीं पसंद आएगा, तो जनसभा से बाहर फिकवा देंगे। और दूसरी बात इसमें और जोड़ रहा हूँ एक, मैं हरियाणा की राजनीति या हरियाणा को कम देखा हूँ इतने करीब से, अब देख रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का मिजाज थोड़ा मिलता है। पश्चिमी यूपी को मैंने करीब से देखा, वहां पर लोग कहते हैं गाँव ही राम है। गाँव को राम बोलते हैं पश्चिमी यूपी। वो हरियाणा का भी वो मिजाज होगा कुछ न कुछ, गाँव ही राम है। गाँव में आकर के प्रत्याशी के समर्थक सवाल पूछने वाले को बाहर कर दें। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि प्रत्याशी के समर्थक साथ में चलते हैं या गुंडे साथ में चलते हैं? तक्षक साहब, ये दोनों बातें समझना चाहूंगा मैं आपसे। तो नांगल चौधरी जो है, वो हाँ। राजस्थान की सीमा से लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है, और जो उम्मीदवार है वहां से, जो अभी मंत्री हैं, उनका इतिहास ये है कि पहले वो कॉलेज में लेक्चरर होते थे, फिर हरियाणा सिविल सर्विस में आके एचसीएस अफसर बने, फिर पदोन्नति पाके वो आईएएस हो गए, फिर रिटायरमेंट के बाद वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए। उनकी इच्छा थी कि वो चौटाला साहब की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, और उन्होंने अपने घर का जो गृह प्रवेश करवाया था वो अभय सिंह चौटाला साहब ने किया था, लेकिन उनको टिकट देने के बजाय वो वहां एक सैनी समुदाय के नारनौल से उम्मीदवार को घोषणा कराए। और ये अभय सिंह यादव के लिए एक झटका था कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया और इनेलो ने मुझे हाँ करके टिकट नहीं दी। ऐसी सूरत में वो भागते भूखते नारनौल के बजाय उनको नांगल चौधरी से टिकट मिला, और जब जिस महिला से उनका मुकाबला है, जिस परिवार से, वो उषाराम गुर्जर साहब 3 बार विधायक रहे, 1 बार उनके बेटे मूलाराम विधायक रहे, अब उनकी पत्नी मंजू चौधरी चुनाव लड़ रही है। ये मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि नांगल चौधरी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें यादव और गुर्जर समुदाय का बहुलता है। यानी कि दो अगर यादव लड़े तो गुर्जर जीतता है, 2 गुर्जर लड़े तो यादव जीतता है। जब पहला चुनाव पूसाराम के परिवार से अभय सिंह का हुआ तो उसमें वो 892 बड़ी मुश्किल से 892 वोटों से जीते थे। दूसरी बार 2 गुर्जर खड़े हो गए तो 19,000 वोट से जीत गए, 19,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते। तो अब उनको ये लगता है कि मुझे शायद उस इलाके में हराने वाला कोई नहीं है, मैंने अपनी पैठ बढ़ा ली है। और अब कांग्रेस ने बहुत सारे दावों को खारिज करते हुए मंजू चौधरी को फूसाराम की पुत्रवधू को टिकट दे दिया है। ऐसी सूरत में गुर्जर, जाट समुदाय और अनुसूचित जाति के मतदाताओं के समर्थन से मंजू चौधरी जो है उसका दावा बड़ा बनता है। और दूसरी बात ये भी है, आज की ही बात है ये, आशीष जी, जो अभय सिंह यादव जिस गांव के हैं, उसी गांव के एक और रिटायर आईएएस अफसर है विनय सिंह यादव, जो थोड़े समय पहले ही सर्विस से सेवा से निवृत्त हुए, कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगी, लेकिन कांग्रेस ने मंजू चौधरी को टिकट दी, तो आज उन्होंने जाट धर्मशाला में एक बड़ी बैठक करके विनय सिंह यादव ने अभय सिंह यादव के खिलाफ मंजू चौधरी को समर्थन दिया है। यानी कि अभय सिंह यादव का, आप जिस गांव में विरोध का जिक्र कर रहे हैं, वही नहीं, अभय सिंह यादव को अपने ही गांव में, अपने ही कुलीग का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो आप स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में किस तरह की बेचैनी होगी। और वैसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी मंत्री को
कोई सवाल पूछने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। मीठी-मीठी हाँ। खुशामद सबको चाहिए, लेकिन 5 साल में आपने ठीक कहा, यही एक मौका होता है जब मतदाता खुल के अपने सामने वाले उम्मीदवार से सवाल करता है। तो अभय सिंह यादव इस समय संकट में हैं। मंजू चौधरी का परिणाम मुझे भारी लगता है। 8 तारीख को पता लगेगा कि परिणाम क्या आएगा। दक्षिण हरियाणा आमतौर पर भाजपा का समर्थक रहा है, लेकिन ये पिछले 10 साल का जो शासन था आशीष जी, उसने दक्षिण हरियाणा को जो अग्निवीर योजना आई है, उसने बड़ा परेशान किया है। लोगों के मन में मतलब एक भाव ऐसा पैदा हो गया कि हमने जो सरकार बनवाई, उसी सरकार ने हमारी नौकरियों को 4 साल का कर दिया। 4 साल में रिटायरमेंट के बाद परिवार में भी उस आदमी की जब वापस आता है, तो कोई मान-सम्मान बचता नहीं, क्योंकि पेंशन उसको मिलनी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है। इसलिए अमित शाह साहब भी और भाजपा के संकल्प पत्र में भी ये शामिल किया गया है कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर घर आएँगे, तो उनमें से कोई भी बिना नौकरी के नहीं रहेगा। हम सबको नौकरी देंगे। और हम ये मानते हैं कि हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में देश में नंबर 1 है। ऐसी सूरत में जो 4 साल बाद घर आएँगे, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को शायद उनको नौकरी देने का या अपना वादा याद रखने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और एक बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, हरियाणा में जो गैंगस्टर हैं, वो मतलब कालका की घटना अगर छोड़ भी दें हम, तो रोहतक जिले में कल बृहस्पतिवार की रात को कुछ लोग बोहर गाँव में शराब के ठेके पर बैठे हुए थे हाँ। और मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आए और उन्होंने धड़ाधड़ अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 3 लोगों की वहीं मौके पर मौत हो गई, 2 जख्मी हैं। यानी कि 5 लोगों की हत्या के इरादे से गोलियां चलाई गई थी। हमलावर वहां भी नहीं पकड़े गए अभी तक, फरार होने में कामयाब हो गए। ये पुरानी कोई रंजिश है, गैंगस्टरों का आपसी गैंगवार बताया जाता है इसको पुलिस की तरफ से। इससे पहले अगर हम और थोड़ा गौर करें, तो हिसार में जननायक जनता पार्टी के एक पदाधिकारी पर उसके शोरूम में गोलियां चलाई गई और भागते हुए उसको एक चिट्ठी फेंक दी गई गैंगस्टरों ने कि इतना 2 करोड़ रुपया अगर नहीं मिलता है, तो आप अपनी जान को सलामत मत मानना। इससे व्यापारियों में दहशत हुई। व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के आमतौर पर साथ रहता है, लेकिन वो दहशत की वजह से व्यापारियों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से मिलने आया और उनसे कहा कि देखिए, ये जो घटनाएं घट रही हैं, वो मतलब दहशत पैदा करने वाली हैं और हम अपना कारोबार किस तरह से कर पाएंगे अगर सरेआम दिन दहाड़े कोई गोली मार के भागेगा और चिट्ठियां फेंकेगा फिरौती के लिए। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नायब सिंह सैनी साहब को ठीक से मुख्यमंत्री बनने के बाद कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला। वो पिछले 6 महीने से फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं, कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, कभी उस जिले में, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से लाई जा सके। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में इस समय बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी करते हुए चौधरी उदय भान ने कहा था कि हरियाणा अपराध के मामले में देश में नंबर 1 है और उन्होंने आंकड़े दिए कि रोजाना कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार और कितने अपहरण हो रहे हैं। उनका यह मानना था कि भाजपा अपराध पर काबू पाने में नाकाम रही है और अब जो कालका की घटना है, ये चौधरी उदय भान की बात को पुख्ता करती है। एक बात सिंधु साहब, जो अभी बहुत सारी चीजें तक्षक साहब ने बहुत सारे तथ्य रखे हैं कि यहाँ की घटना, कई घटनाएं बताई। चुनाव के वक्त में मैं नॉर्मल समय में एक्सक्यूज फिर भी 1 मिनट के लिए मान सकते हैं कि चप्पे-चप्पे पुलिस नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान में जो जो है इतने व्यक्तियों पर इतनी पुलिसिंग है, वो बाकी देशों के मुकाबले, यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पर कुछ जगहों पर तो 1000 लोगों पर 1 पुलिसकर्मी आता है एवरेज, तो बहुत कम है। हरियाणा का तो मेरे पास आंकड़ा फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस चुनाव के दौर में, आप तो चुनाव में बाहर भी हैं, लगातार देख भी रहे हैं चुनावी माहौल को, हर 4-5 किलोमीटर पर पुलिस की बैरिकेडिंग, वहां पर पुलिस वाले खड़े हैं। अब अपराधियों की, मैं यहाँ पर पुलिस के नहीं, अपराधियों के जो है बेखौफ होने पर सवाल है। अपराधी कितने बेखौफ हैं या उनके पीछे कौन है कि 4-5-7 किलोमीटर पर जो है पुलिस बैरिकेडिंग है, पुलिस वाले हैं और फिर भी दनादन फायरिंग, 3 जाने गई, फिर कालका की घटना। और आपको इसमें एक बात और जोड़ दूं, मुंबई जो हिंदुस्तान में, भारत में माफियाओं का गढ़ कहा जाता है मुंबई को, वहां के माफिया एक बात कहते थे कि हमसे बड़ा माफिया कौन है पता है? हमेशा कहते थे, आप तो मुंबई भी जाते रहे हैं, वो कहते थे यहाँ पर मुंबई का एक ही माफिया है, मुंबई पुलिस। जो कुछ भी होता है
उसके साथ होता है, उससे अलग कुछ नहीं होता। ये मुंबई के माफियाओं का कबूलनामा है कि मुंबई की, अगर मुंबई का सबसे बड़ा माफिया कोई है, तो मुंबई पुलिस है। बड़े-बड़े माफियाओं ने ये बात कही है। तो यहाँ पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस और उसके बाद बेखौफ अपराधी। ये खेल क्या है? ये कहीं इस चुनाव को प्रभावित करने का एक गंभीर प्रयास तो नहीं है? मेरा बहुत गंभीर सवाल है ये। ये सीधा-सीधा चुनाव पर अटैक तो नहीं है? क्योंकि कोई भी अपराधी, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे गैंगस्टर अपराधी हम लोग ने भी कवर किया है, पूरा जीवन पत्रकारिता को दिया। जब पुलिसिंग, जो चुनाव के समय पुलिसिंग इतनी टाइट हो जाती है, हर थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग होती है, नाका लगा होता है, उस समय तो बड़े अपराधी भी कहते हैं भाई ये माहौल नहीं है अभी कुछ भी करने का, बैठो चुनाव का समय है। ये कैसे हो रहा है? सीधा जवाब चाहिए। आशीष जी, ये सबसे बड़ा सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है। और इसमें चुनाव आयोग को क्योंकि सारा तंत्र जो है चुनाव के समय में चुनाव आयोग के अधीन काम करता है, और इसमें चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्टीकरण आना चाहिए कि जो उनका दायित्व है एक जिले, एक राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव कराने का, वो दायित्व सवालों के घेरे में आता है। अब जहां तक ये घटनाओं की बात है, तो अगर इसकी फहरिस्त को देखें तो एक हफ्ते में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं कि प्रशासन हरियाणा में किस प्रकार है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर विधायकों ने बार-बार कहा है कि हमारी प्रशासन में सुनवाई नहीं होती है, अफसर हमारी बात नहीं मानते। तो आज जो स्थितियां हैं, वो उसके प्रमाण भी हैं कि जो वो विधायक कहते थे, वो बात कहाँ तक सच है। रही बात ये कि जो पुलिसिंग है, हरियाणा में पुलिसिंग पहले बहुत गंभीर रही है, मजबूत रही है, लेकिन पिछले काफी अब किसानों का आंदोलन हो तो आप उनको घेर के और सब तरह से उनको प्रताड़ित कर सकते हैं, उनके ऊपर दमन कर सकते हैं, है ना? उनका सिर फोड़ने के आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी पुलिस के अधिकारी के द्वारा ऐसा आदेश नहीं दिया गया कि 12 घंटे के अंदर-अंदर ये तीनों अपराधी या 2 अपराधी जो जितने भी थे, वो कस्टडी में होने चाहिए। ऐसी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आज ही किसान आंदोलन अगर दिल्ली की तरफ चलने लगेंगे, तो शायद वो सारी वीडियो सामने आ जाएँगी। अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार का ये प्रयोग हो रहा है और किस प्रकार से ये चुनाव होने जा रहे हैं। और ये जो प्रशासन है, इस प्रशासन पे किसकी पकड़ है, किसका नियंत्रण है और किस प्रकार से इस प्रशासन की व्यवस्था को चलाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है, जिनके ऊपर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर बैठे हैं। सभी जिलों में चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स हैं, सभी जिलों में अधिकारी हैं, जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो शांतिपूर्वक चुनाव कराएं। लेकिन शांतिपूर्वक चुनाव के अन्यथा जिस प्रकार की घटनाएं जो सामान्य काल में होती हैं, वो चुनाव के काल में हो रही हैं। और इतने अवैध हथियार अगर वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो आने वाले और दिनों में किस तरह से ये इशारे दिए जा सकते हैं या ये एक संकेत दिए जा सकते हैं। और ये प्रत्याशियों के समर्थक हैं। हालांकि जो पंचकुला की घटना है, ये अपने पुरानी रंजिश और गैंगवार की घटना है, उससे जोड़ के देखा जा रहा है, उससे तार जुड़ते नहीं, हैं। देखिए, मैं अब चर्चा के अंत में यही कहूँगा जो आप कह रहे थे, ये जोड़ करके देखना और जोड़ करके दिखाना, ये तो पुलिस का काम है। वो जोड़ के दिखाएँगे, हम जोड़ के देखेंगे। लेकिन एक ही बात कही जाती है, जब से हमने पत्रकारिता शुरू की और जब से हमने पत्रकारिता करने के पहले जब से हम खबरों को देखना शुरू किए, चुनाव के बाद क्या कहा जाता है? निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। जिस सूबे में अवैध असलहे लेकर के अपराधी सरेआम फायरिंग करते घूम रहे हों, दिन न सुरक्षित हो, रात में न शांति हो, चैन हो, उस देश, उस सूबे में हम कैसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? ये सवाल है राजीव कुमार साहब से। इस बात से तक्षक साहब हैं, वो भी इत्तेफाक रखेंगे। एक ही लाइन होता है चुनाव के बाद, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण। कैसे शांतिपूर्ण होगा जहां अवैध असलहे लेकर के मोटरसाइकिल पर अपराधी घूम रहे हैं और पुलिस उस मैं पे आ, कह दे कि जी साहब।
आशीष जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने, तो उनका ये कहना था अपराध को लेके कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और बहुत सारे एनकाउंटर हुए, बहुत सारे गैंगस्टर मारे गए उस समय। तो मुख्यमंत्री रहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बात के लिए तारीफ हुई कि उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को पूरे अधिकार दिए। दूसरी तरफ हमारे मनोहर खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, कोई घटना घटी, उनसे सवाल पूछा गया, तो खट्टर साहब का जवाब था कि हर आदमी को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, हर आदमी के पास पुलिस खड़ी नहीं की जा सकती। और ये जब बयान खट्टर साहब का वायरल हुआ, तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए कैसे कह सकते हैं कि हम हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री का बयान था, उसमें उनको काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। तो मैं दो मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपराध के मामले में दो अलग-अलग तरह के बयान बता रहा हूँ। तो एक तो जब भी 8 तारीख के बाद जो भी सरकार आए, उसकी पहली ड्यूटी तो यही है कि लोगों में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको शांति से जीवन गुजारने का मौका मिले, अपराधियों पर अंकुश लगे और जो घटनाएं घट रही हैं, उनके अपराधी जितनी जल्दी, आरोपी जितनी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, तो लोगों में सरकार के प्रति विश्वास कायम होगा। इतना ही कहा जा सकता है। बाकी तो देखिए, घटनाएं कब और कहाँ घटेगी उसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन घटना घटने के बाद अगर उस पर तुरंत एक्शन हो और अपराधी सलाखों के पीछे चले जाएं, तो लोगों को ये महसूस होता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, इंस्टेंट रिएक्शन क्या है? सरकार रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है? मुख्यमंत्री रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है? महत्वपूर्ण ये होता है। जब ये जवाब दिया जाता है कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जब लोक लाज खत्म हो जाती है नेताओं में, तभी ऐसे बयान आते हैं। क्योंकि लोक लाज है नहीं, आप कुछ भी बयान दो। आपने अपने आप को राजा ही नहीं, खुदा मान लिया है। खैर, इस कार्यक्रम के अंत में 3 एंगल हैं, तीनों को जोड़िए और हरियाणा के चुनाव पर ध्यान रखिएगा। एक प्रत्याशी जिसने पुलिस कप्तान को धमकी दी, वो प्रत्याशी मैदान में है। शुरुआत में मुझे एक खबर मिली थी दिल्ली में कि नोटिस कोई जारी हुआ है। वो नोटिस शायद डस्टबिन में डाल दिया है, क्योंकि कप्तान को ना समझने वाला शायद राजीव कुमार को भी नहीं समझता है। उसको पता है कि राजीव कुमार भी कहाँ की नौकरी करता है, उसे पता है। तभी राजीव कुमार मतलब आयोग के नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नोटिस है क्या? जनता के आंख में धूल झोंकना है क्या? ये नोटिस धूल झोंकना है? कांग्रेस का कोई प्रत्याशी कप्तान को किसी धमकी दे दे, चुनाव लड़ पाएगा? ये सवाल है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक मतदाता, एक युवा हरियाणा के नौजवान की बात है, प्रत्याशी से सवाल करेगा तो प्रत्याशी उसको सभा से बाहर करवा देगा, उसके समर्थक बाहर फेंक देंगे। हरियाणा में क्या यही लोकतंत्र रह जाएगा? और अभी अगर हरियाणा सवाल नहीं पूछ पाएगा तो भूल जाइए कि आप 5 साल सवाल पूछेंगे, सरकार किसी की भी बने। आज अगर नहीं पूछ पाए तो 5 साल नहीं पूछ पाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। और तीसरा, जो कालका में हुआ है, जहां से टॉय ट्रेन चलती है, वहां पर टॉय वाली नहीं, असली असलहे चल रहे हैं, दनादन फायरिंग हो रही। ये तीनों घटनाओं को जोड़ करके देखिएगा और हरियाणा के आने वाले कल को देखिएगा। अभी हमें इजाजत दीजिए, कक्षक साहब जुड़े, हमारे वरिष्ठ हैं, अग्रज हैं, जुड़ते हैं, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। सिंधु साहब हमारे साथ अपना वक्त देते रहते हैं। आप दोनों को धन्यवाद। इजाजत दीजिए और हरियाणा के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लेके आएंगे, इतना यकीन रखिए। नमस्कार।